हेलो फ्रेंड, नैतिक आइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पश्चिमी राजनीतिक विचारक के रूप में हम लोग जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ रहे थे। बेंथम के उपयोगितावाद में मिल द्वारा नैतिक सुधार और गुणात्मक परिवर्तन को हम लोगों ने कल पढ़ा। आज जो है जॉन स्टुअर्ट मिल की जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसके लिए जॉन स्टुअर्ट मिल पश्चिमी राजनीतिक विचारक के रूप में अपना स्थान बनाया है, वह है उसकी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा। स्वतंत्रता की अवधारणा राजनीति शास्त्र के विषय में एक महत्वपूर्ण केंद्रीय विषय के रूप में रहा। इसकी आलोचना और इसके पक्षकार भी रहे, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा दिया, वह पूर्व के जितने भी अवधारणा या उसके समकालीन में जितने भी अवधारणाएं रही स्वतंत्रता के संदर्भ में, वह सब पीछे छूट गई। और इसने जो विचार दिया, जो तर्क दिया, वह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। और यहाँ तक कि जो भारतीय संविधान है और अन्य देशों के जो संविधान हैं, उसमें इसकी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणाओं को रखा गया। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं किसी भी विचार देने के पीछे कोई ना कोई कारण या तत्व तो जरूर रहा होगा, जिसके कारण वह विचार जो है महत्वपूर्ण रहा। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारक रहा, वह है इसकी महिला मित्र हैरियट टेलर का। अभी हम लोग पढ़ेंगे जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा। स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा, ठीक है। इस अवधारणा को जब मिल ने दिया, तो इसके पीछे जो मुख्य कारण था वह है हैरियट टेलर और बेंथम का उपयोगितावाद। बेंथम का उपयोगितावाद, ये दो बातें जो है मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा को अमर कर दिया। और उसकी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा में एक जीवन प्रदान किया। उसमें है हैरियट टेलर का योगदान। हम लोगों ने कल जॉन स्टुअर्ट मिल के जो जीवन परिचय में पढ़ा भी था कि जॉन स्टुअर्ट मिल अपने 25 वर्ष की अवस्था में हैरियट टेलर नामक प्रतिभाशाली महिला से उसकी मित्रता होती है, और यह मित्रता बहुत लंबे समय तक चलती है। हैरियट टेलर खुद स्वतंत्रता की बहुत बड़ी हिमायती थी, और उन्हीं की मोटिवेशन से, उन्हीं की प्रेरणा से जॉन स्टुअर्ट मिल स्वतंत्रता का प्रवक्ता बना। और अपने स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा में इसके हैरियट टेलर के जो प्रभाव थे उसको उसमें दिखाई दिया। और इसने सब्जेक्शन ऑफ वोमेन जो किताब लिखा, उसमें भी नारी की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया। जहां महिलाओं, लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था में जहां महिलाओं को राजनीतिक अधिकार से वंचित किया जा रहा था, वहां जॉन स्टुअर्ट मिल ने महिला मताधिकार का पुरजोर समर्थन किया। और इसी के समर्थन के आधार पे इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, उन सारे देशों में जो लोकतंत्र बहुत पहले से स्थापित था, लेकिन महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था, इसी के आवाज़ पे वहाँ के देश के संविधान में परिवर्तन करके भी क्या दिया गया, महिलाओं को मताधिकार देने का व्यवस्था की गई। तो हैरियट टेलर के जो अपने महिला मित्र के प्रभाव में आकर इसने अपनी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा दिया। दूसरा जो है बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन। बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन ने जो शासन के कार्य थे, उसके कार्यों में इतनी वृद्धि कर दी गई, जिसके कारण व्यक्ति के जो व्यक्तिगत जीवन थे वह उनके नियंत्रण में चला गया था। सरकार का नियंत्रण, उपयोगितावादी दर्शन के कारण सरकार का नियंत्रण, राज्य का हस्तक्षेप मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में पड़ने लगा। व्यक्ति की अधिकतम सुख की अवधारणा के आधार पर सरकार कार्य करती गई और उसके कार्यों में वृद्धि होती गई। सरकार के कार्यों में वृद्धि ही
व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के हस्तक्षेप बढ़ा, उनकी स्वतंत्रता सीमित होने लगी और वह संकुचित दायरे में जीने लगा। इस तरीके से मनुष्य अपने इस दायरे से बाहर निकालकर अपनी स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आशा करने लगा। ऐसी स्थिति में जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो बेंथम की उपयोगितावादी धारणा है उसका खंडन करके व्यक्ति की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया। और ये जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा को देने से पहले एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है और भविष्य में इसे पूछे जाने की संभावना भी है। जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा, मनुष्य अपने मन, मस्तिष्क और शरीर का स्वामी है। शरीर का स्वामी है। इस कथन में ही जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा छिपी हुई। कहा गया है कि मनुष्य अपने मन, मस्तिष्क और शरीर का स्वामी है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास और अपने शरीर की रक्षा स्वतः अपने स्वतंत्र विचार के द्वारा ही कर सकता है। मस्तिष्क उसकी सोच को जन्म देती है, इसलिए उसके मस्तिष्क पे राज्य, समाज की प्रथा, परंपराएं, रीति रिवाज, राज्य की शक्तियां, कानून, कार्यपालिका, ये सारे चीज़ें जो है मनुष्य के मस्तिष्क पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। यदि ऐसा करता है तो निश्चित तौर से मनुष्य का जो व्यक्तित्व का विकास है वह अवरुद्ध हो जाएगा, वह समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक है कि वह अपने मस्तिष्क से, अपने स्वविवेक से वस्तुओं के बारे में सोचे, अपने जीवन के बारे में सोचे और अपने जीवन में क्या सफलताएं अर्जित करनी है, क्या टारगेट निश्चित करना है, यह किसी के द्वारा बताए गए नहीं बल्कि स्वतः के विवेक के द्वारा निर्धारित करेगा। तो मनुष्य का क्या होगा? विकास होगा। तो ये अवधारणा, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा कि ये स्टेटमेंट किसका है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल का है और इस स्टेटमेंट में ही उसकी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा क्या है? छिपी हुई है। कल पढ़ाते समय एक पुस्तक का नाम मैं भूल गया था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जॉन स्टुअर्ट मिल की जो कई सारे पुस्तकों को मैंने बताया था, उसमें राजनीतिक दृष्टि से एक और पुस्तक महत्वपूर्ण है, वह है कॉन्सिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। कंसीडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो 1860 की ये पुस्तक है। ऑन लिबर्टी और ये सब पुस्तक, कॉन्सिडरेशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1860 की जो पुस्तक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता संबंधी जो अवधारणा है उसकी महत्वपूर्ण पुस्तक और निबंध जो है ऑन लिबर्टी जो 1859 में प्रकाशित हुई। इसी में जो है अपनी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा जो है जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया है। एक चीज़ हम लोग ये जान लिया जाए कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी बहुत हमने चर्चा भी किया था और उसको थोड़ा सा बृहद स्तर पे चर्चा कर दे रहे हैं कि जो स्वतंत्रता है, यह जो स्वतंत्रता है जिसकी हिमायती जॉन स्टुअर्ट मिल करता है, यह राजनीति शास्त्र में राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद या
व्यक्तिवाद, फिर जॉन स्टुअर्ट मिल। इनमें ये विचार देखने को मिलता है। तो स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा को यदि हम लोग उदारवादी दृष्टिकोण से देखा जाए तो उदारवादियों का भी मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो सकता है और राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन इस अवधारणा को देने के पीछे उदारवादी जो मंशा थी वह थी आर्थिक, ठीक है। जो उदारवादी स्वतंत्रता के समर्थक हैं वह कहीं ना कहीं व्यक्ति की आर्थिक हितों की बात करते हैं, ठीक है। यही अंतर मैं समझाना चाहता हूं कि जो उदारवाद जिस स्वतंत्रता की कल्पना करता है, जिस स्वतंत्रता की हिमायती करता है, जिस स्वतंत्रता की व्याख्या करता है, उसके पीछे उसकी मेन मंशा व्यक्ति की आर्थिक हित है। आर्थिक हितों के संदर्भ में व्यक्ति की स्वतंत्रता को वह कल्पना करता है और राज्य के हस्तक्षेप को इनकार करता है, क्योंकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास स्वतः जानता है, वह विवेकशील है और अपने विवेक के माध्यम से वह कर सकता है। राज्य को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यह आज़ादी उसकी आर्थिक क्रियाकलाप तक ही सीमित रहता है। लेकिन जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वह जिस स्वतंत्रता का हिमायती करता है, जिस स्वतंत्रता के वह पुरजोर समर्थन करता है, उसके पीछे आर्थिक मंशा नहीं है, उसके पीछे व्यक्ति की संपूर्ण विकास है, व्यक्ति की संपूर्ण विकास, व्यक्ति की संपूर्ण विकास है। इसका यह मानना है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है कि उसको स्वतंत्र वातावरण मिले और उस स्वतंत्र वातावरण में व्यक्ति अपने स्वाधीन और स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करे। तो जॉन स्टुअर्ट मिल में जो स्वतंत्रता की अवधारणा है वह व्यक्ति की संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, निजी, उसके सार्वजनिक सभी तरह के जीवन में विकास हो। लेकिन उदारवादी धारणा में क्या है, आर्थिक कल्पना लेकर रखा हुआ है। ये कभी तुलनात्मक रूप से आपसे प्रश्न बनाकर पूछ भी सकता है और इस बात का ध्यान हम लोग को रखना है। जॉन स्टुअर्ट मिल की जो स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा, इसके दो पक्ष हैं, स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं, स्वतंत्रता के दो पक्ष हैं। कौन कौन? एक जो है व्यक्तिगत और दूसरा है सामाजिक। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बताया कि हर व्यक्ति अपना अधिकतम और उच्चतम विकास करना चाहता है और उसके संपूर्ण विकास के लिए एक स्वाधीन स्वतंत्र वातावरण उसके लिए जरूरी होता है। और मनुष्य का यह प्रथम और सबसे उत्तम लक्ष्य होता है एक स्वतंत्र वातावरण की प्राप्ति करना और उसी वातावरण में, स्वतंत्र वातावरण में अपने व्यक्तित्व का वह सही तरीके से विकास करता है। जो समाज है, उसका कहना है कि जो समाज है वह व्यक्तियों से मिलकर बना है और व्यक्ति का विकास से ही समाज का विकास भी निर्धारित होता है। यदि समाज में रहने वाले व्यक्ति का विकास होता है तो उस समाज का भी विकास होता है। इसलिए यह जरूरी है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वाधीनता दिया जाए, स्वतंत्रता दिया जाए, ताकि वह अपने विकास के साथ साथ अपने द्वारा बने हुए जो समाज हैं उनका भी विकास दिखाई दे। तो स्वतंत्रता का दोनों रूप है, व्यक्तिगत और सामाजिक। यदि कोई व्यक्तिगत रूप से अपना विकास करता है तो निश्चित तौर से उससे क्या होता है, समाज का भी विकास होता है। बल्कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है उससे समाज की मान मर्यादाएं और मूल्य को क्षति नहीं पहुंचती है, बल्कि समाज का भी विकास होता है। इन सब कल्पनाओं के बाद
अपनी स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा में उसने स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है। ठीक है, स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा है। स्वतंत्रता दो भागों में बांटा है, विचार एवं अभिव्यक्ति। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और दूसरा है कार्य की स्वतंत्रता। कार्य की स्वतंत्रता, और कार्य की स्वतंत्रता में भी इसने दो भागों में बांटा है, स्व-विषयक कार्य और पर विषयक कार्य। ठीक है, स्वतंत्रता को इसने दो भागों में बांटा है, विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्य की स्वतंत्रता। इस विभाजन में इसका ये कट्टर समर्थक है, कट्टर समर्थक है। कट्टर समर्थक का कहने का मतलब यह है कि यहाँ राज्य या समाज का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी भी स्थिति में हस्तक्षेप नहीं। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये कट्टर समर्थक है। कट्टर समर्थक कहने के पीछे यह तात्पर्य है कि किसी भी कंडीशन में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य या समाज अपना नियंत्रण और प्रतिबंध या हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, नहीं कर सकता, इसका क्या मतलब है? राज्य या समाज व्यक्ति के जो विचारों की अभिव्यक्ति है या विचारों की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। इसके पीछे क्या कारण है? विचारों की अभिव्यक्ति के पीछे आज़ादी देने का मुख्य पर्पज यह है सत्य की खोज करना। सत्य की खोज करना। सत्य की खोज करना। जॉन स्टुअर्ट मिल इस बात से पूरी तरीके से अवगत था कि सत्य की प्राप्ति तर्क वितर्क और विरोधाभासी विचारों में ही प्राप्त हो सकती है। यह बात पूरे पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में जॉन स्टुअर्ट मिल अकेले कहने वाला नहीं था, बल्कि इस तरीके के बात कि तर्क वितर्क के माध्यम से ही सत्य की प्राप्ति हो सकती है। सत्य को खोज करने के लिए जितनी विचार अभिव्यक्ति किया जाए और विचार विरोधाभास स्थिति में किया जाए, प्रतिद्वंदिता में किया जाए, तभी हमें सत्य की प्राप्ति होगी। यह बात जॉन स्टुअर्ट मिल ही नहीं बल्कि सुकरात ने भी कहा, और हीगल ने भी कहा। सद्गुण ही ज्ञान है, यही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मानने वाला कौन है? सुकरात। और इसने दुनिया के सारे लोगों के साथ तर्क वितर्क करने के माध्यम से ही इस सत्य की बात को जाना। हीगल कहता है कि द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से इस सत्य की प्राप्ति हो सकती है। द्वंद्व विरोधाभासी विचार को द्वंद्व कहता है। जब कोई आप बात शुरू करने जाते हैं तभी उसके जस्ट एंटी में दूसरी बात आ जाती है और इन दोनों बातों में संघर्ष होता है। तो जिनमें सत्यता होती है वह जीत जाता है या सत्य का अंश जीत जाता है और असत्य का अंश हार जाता है। इस तरीके से द्वंद्व से सत्य को मिलता है।
और जब पूरी तरीके से सत्य प्राप्ति हो जाएगा तो द्वंद्व वहीं समाप्त हो जाता है। तो सत्य की प्राप्ति या सत्य की खोज द्वंद्व से या डायलैक्टिक से होता है, या तर्क वितर्क या विरोधाभास समाज में या विरोधाभास स्थिति से ही प्राप्त होता है। इसी बात को जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी कहा कि विचारों की अभिव्यक्ति से हमें सत्य की खोज होती है, सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य एक ऐसी अवधारणा है जो मनुष्य के व्यक्तिगत विकास के साथ साथ किसी भी समाज और राज्य के विकास के लिए बुनियादी जरूरत है। चाहे हम लोगों ने राज्य बनाया है, चाहे हम लोगों ने समाज बनाया है, चाहे हम लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई भी संगत या वो बनाते हैं, उसके पीछे महत्वपूर्ण रीजन हमारी होती है सत्य की खोज करना। सत्य के बुनियाद पे स्थापित कोई भी जो व्यवस्था होती है वह टिकाऊ होती है, वह सुखदायी होती है और वह लंबे समय तक चलने वाली व्यवस्था होती है। इसीलिए हर संभव हमें सत्य की प्राप्ति करनी चाहिए और सत्य की तरफ जाना चाहिए। और यह सत्य कैसे मिलता है? ढकोसलेबाजी से नहीं मिलती है, तानाशाही से नहीं मिलती है, बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति तर्क और वितर्क के माध्यम से मिलती है। इस स्वतंत्रता के पीछे और भी बहुत सारे तर्क जो है जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया। उसने कहा कि जो विचार की अभिव्यक्ति है, यह विचार की अभिव्यक्ति केवल सामान्य व्यक्तियों को ही नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि यह जो सनकी और पागल व्यक्ति होते हैं उनको भी पूरी तरीके से विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उनका मानना है, जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना है कि इतिहास में इसके बहुत सारे उदाहरण हमें मिले हैं कि जिस व्यक्ति को शुरुआत में उसकी विचार अभिव्यक्ति के कारण पागल ठहराया गया, सनकी और झक्की ठहराया गया, बाद में उसके ही विचार पूजनीय साबित हुए। लोगों ने उसके विचारों को जो समझा तो उसको भगवान का दर्जा देने लगा। इसके पीछे उसने उदाहरण दिया सुकरात को और ईसा मसीह को। ईसा मसीह को, महात्मा गौतम बुद्ध को भी ले सकते हैं, हिंदू समाज में महावीर जैन को भी ले सकते हैं। शुरुआती दौर में इनके द्वारा जो कही गई बातें और विचारें थी वह लोगों के पत्थरों से स्वागत उसका किया गया, उनको समाज में काफ़ी अपमानित किया गया। लेकिन इनके मरने के बाद जब उसके विचारों का विश्लेषण हुआ तो उसे समाज में बहुत पूजनीय और आदर्श और महान की स्थिति में रखा गया। तो ये बात विचार की अभिव्यक्ति से ही सत्य की प्राप्ति होती है। इसी बात का समर्थन करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि जो पागल लोग भी होते हैं उनको बोलने की पूरी आज़ादी दीजिए। उनकी कौन सी बात कब और किस जगह सत्य साबित हो जाए इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। मनुष्य के जीवा पे कब सरस्वती का वास हो जाए उसके द्वारा कही हुई बात सत्य साबित हो जाती है। जब आप बोलेंगे तभी तो वह सत्य साबित होगा, तभी तो वह सत्य बाहर निकल सकता है। जब हम बोलेंगे ही नहीं, हमारी बात हमारे अंदर ही रह जाएगी, तो फिर सत्य बाहर नहीं निकल पाएगा। इसने यहाँ तक यह भी कहा कि मिथ्या बात करने वाले लोगों को भी पूरी तरीके से बोलने दिया जाए। जब मिथ्या बात कहेंगे तो उसकी सच्चाई के साथ संपर्क होगा और वह मिथ्या बात सच्चाई के संपर्क में आते ही वह समाप्त हो जाएगी और सत्य का प्रकाशन होगा। समाज के सामने सच्चाई खुल के आएगी और सरकार के सामने भी सच्चाई आएगी, जो उसके लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। इसने एक और तर्क दिया विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी के संदर्भ में कि जो राज्य होता है और राज्य को संचालित करने वाले जो अधिकारी वर्ग होते हैं, जो सरकार होती है, वह समाज के हित में मिथ्या बातों को रोकने का प्रयास करती है कि इससे समाज का अहित होगा। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि अधिकारी वर्ग को मिथ्या बातों को रोकने के प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मिथ्या बातें जब भी सच के सामने आएगी तो वह अपने आप समाप्त हो जाएगी और जो जनता है वह मिथ्या बातों को अनुसरण नहीं करेगी। जैसे वो जान जाए कि बातें सत्य हैं तो उसका वो अनुसरण करने लगेगी। इसमें वो अधिकारी के द्वारा बताया जाना या सरकार के द्वारा बताया जाना कि यह सत्य है, उसका कोई मायने नहीं रखता। मिथ्या बात जनता भी स्वीकार नहीं करेगी
और सत्य बात जनता अपने आप स्वीकार कर लेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य के जीवन में विचार अभिव्यक्ति को पूर्ण आज़ादी दिया जाए, सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न किया जाए। विचारों की अभिव्यक्ति के संदर्भ में केवल सरकारी हस्तक्षेप को जॉन स्टुअर्ट मिल इनकार नहीं करता है, खंडन उसका नहीं करता है, बल्कि वह इस बात को भी स्वीकार करता है कि जो समाज है, समाज की जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, यह भी कहीं न कहीं व्यक्ति के व्यक्तिगत सोच पे, स्वतंत्रता पे कई प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं, वह आवश्यक नहीं है। कभी कभी शासन के रूप में लोग बहुमत को सत्य मानते हैं, बहुमत द्वारा अल्पमत के विचारों को रोका जाता है। इस बात का भी जॉन स्टुअर्ट मिल खंडन करता और बताता है कि नहीं, जो अल्पमत है उसमें भी सच देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुमत अपने आप में सत्य नहीं होता है और अल्पमत में भी सच्चाई होती है। बहुमत को सत्य और आंख मूंद के उसको स्वीकार करना ये पूरी तरीके से सही नहीं होता है, तार्किक भी नहीं है और सही भी नहीं है। तो विचार की अभिव्यक्ति के संदर्भ में विचार अभिव्यक्ति के संदर्भ में जो इसने अपने इसके पक्ष में जो तर्क दिया काफ़ी तार्किक और प्रासंगिक है, और इसी तर्क के बदौलत इसके विचार अभिव्यक्ति की अवधारणा को दुनिया के सभी देशों में स्वीकार किया गया। भारत को देखा जाए तो भारत में भी विचार अभिव्यक्ति को, यदि भारत की मूल अधिकार को देखा जाए तो उसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 है उसमें दिया गया है। लेकिन भारत ने यह माना कि जो विचार की अभिव्यक्ति है वह कहीं न कहीं परिसीमाओं में बांध कर ही दिया जा सकता है। असीमित विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नहीं माना गया है भारतीय संविधान में। लेकिन जो जॉन स्टुअर्ट मिल है वह असीमित, अपरिमित, बिना किसी सीमाओं के विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी की ओर मांग करता है। विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी के बाद इसकी जो दूसरी बात है वह है कार्य की स्वतंत्रता। कार्य की स्वतंत्रता। कार्य की स्वतंत्रता को इसने दो भागों में बांट के देखा है। स्वविषयक स्वतंत्रता स्वविषयक कार्य की स्वतंत्रता और परविषयक कार्य की स्वतंत्रता। जिस स्वतंत्रता की बात किया है यह कार्य की स्वतंत्रता में, यहाँ वह राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। कार्य की स्वतंत्रता में इसने कहा कि जो स्वविषयक कार्य हैं, स्वविषयक कार्य की स्वतंत्रता के मतलब व्यक्ति के ऐसे कार्य जिसका प्रभाव और परिणाम व्यक्ति के स्वतः जीवन पर ही पड़ता हो, उसे स्वविषयक कार्य की स्वतंत्रता कहते हैं। जैसे खाना, पीना, सोना, रहना, आचार, विचार, ये सारे व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत जीवन से ही संबंधित हैं। इस पे किस प्रकार का खाना खाना है, किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, किस प्रकार के रहन सहन आपको अपनाने हैं, इसमें समाज और राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। यह व्यक्ति की अपनी निजी मामला होता है, निजी जीवन होता है, उसका प्रभाव उसी के ऊपर पड़ता है। यहाँ तक खान पान के संदर्भ में उसने ये भी कह दिया, यदि कोई व्यक्ति अपने बंद कमरे में जुआ खेलता है या अधिक मद्यपान करके वह सो जाता है तो भी इसे बुरा नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वह उसका यह कार्य उसी के जीवन पर एक बंद कमरे में पड़ा हुआ है, उसका प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति पे या किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पे नहीं पड़ रहा है, इसलिए यह आज़ादी उसे मिलनी चाहिए। मदिरा पान की आज़ादी की बात वो समर्थन नहीं करता है, लेकिन वह बात यदि वो एक बंद कमरे में एकल करता है
तो उसके इस जीवन में राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो स्व-विषयक कार्य में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वतः के जीवन पे पड़ता है, समाज पे नहीं पड़ता है, दूसरे पर नहीं पड़ता है, इसलिए इसमें राज्य को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। पर विषयक कार्य में वह आता है कार्य जिस कार्य को करने से व्यक्ति के जिस कार्य को करने से अन्य व्यक्तियों पे प्रभाव पड़ता है, वह कार्य राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। जैसे संगीत सुनना आपका निजी अधिकार और निजी स्वतंत्रता है, लेकिन उस संगीत को असीमित आवाज़ में सुनकर दूसरे की शांति को भंग करना यह कहीं भी आपकी व्यक्तिगत आज़ादी से संबंधित नहीं है। यहाँ राज्य हस्तक्षेप करेगा और आपके इस आज़ादी पर वह प्रतिबंध लगाएगा। कहने का मतलब यह है कि वह कार्य व्यक्ति का जिस कार्य का प्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर पड़ता हो या आपकी आज़ादी से किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी भंग होती हो, तो वहाँ राज्य हस्तक्षेप करके आपकी आज़ादी को प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, तो पर विषयक कार्यों में राज्य के हस्तक्षेप को वह क्या करता है? स्वीकार करता है। इसके बाद स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा यह इसकी समाप्त होने के कगार पे है। और एक चीज़ और जान लिया जाए कि मिल जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल अपने कार्य की स्वतंत्रता में 3 प्रकार के राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार करता है। कौन कौन से हैं वह? कार्य की स्वतंत्रता में राज्य के हस्तक्षेप, राज्य के कौन कौन से हस्तक्षेप हैं? तो पहला हस्तक्षेप है व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के पालन में दूसरे की स्वतंत्रता भंग न करे। दूसरा, स्वतंत्रता के प्रयोग में व्यक्ति अपने कर्तव्य को न भूले, अपने कर्तव्य को न भूले। तीसरा, संकट काल में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, व्यक्ति के कार्य संबंधी स्वतंत्रता पे राज्य के 3 आधारों पे हस्तक्षेप लगाने की बात को स्वीकार करता है। पहला, दूसरे का आज़ादी छीने नहीं, कर्तव्य आप व्यक्ति न भूले, और जब संकट काल की स्थिति हो तो भी व्यक्ति के जो स्वतंत्रता है उस पर कुछ प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, लेकिन यह भी आलोचनाओं से बचा नहीं है, क्योंकि आलोचनाओं को इसलिए शामिल किया जा सकता है कि आलोचनाओं से इसकी जो स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा है इसको सही तरीके से पकड़ा जा सकता है और समझा जा सकता है। तो
तो इसकी कुछ आलोचना है जो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा की आलोचना। स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा की आलोचना। सबसे पहले स्वतंत्रता दोषपूर्ण स्वतंत्रता की हिमायती स्वतंत्रता को परविषयक एवं स्वविषयक में बांटना कठिन है। राज्य बुराई नहीं है। पागलों को आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है। और भी आलोचना हो सकती है, लेकिन 4-5 आलोचनाएं सबसे महत्वपूर्ण है कि दोषपूर्ण स्वतंत्रता की हिमायती है। बिना प्रतिबंध की कोई भी स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाएगी, और ऐसी स्वच्छंदता न तो व्यक्ति के हित में होती है, ना ही समाज के हित में होती है, क्योंकि इसका ख्याल जो है जॉन स्टुअर्ट मिल नहीं रखता है। स्वतंत्रता को जो कार्य की स्वतंत्रता की बात करता है, उसमें पर विषयक और स्वविषयक कार्यों में जो विभाजन किया है, यह विभाजन न तो तर्कपूर्ण है और ना ही बहुत सरल है। किसको पर विषयक माना जाए, किसको स्व विषयक माना जाए, कैसे इसका डिवीजन किया जाए, व्यवहार के धरातल पर बहुत ही कठिन बात है। राज्य को केवल बुराई न माना जाए, राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को समर्थन भी करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिसमें व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय करता है। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल बिल्कुल उसके नकारात्मक अवधारणा को स्वीकार करता है। जॉन स्टुअर्ट मिल सनकी और पागलों और झक्कियों को भी बोलने की पूरी आज़ादी देता है, जो पूरी तरीके से दोषपूर्ण है। कोई व्यक्ति पागल हो और इस तरीके से अमानवीय बातों को कहने लगे तो बहुत ठीक ठाक उसे नहीं माना जाएगा। और तर्क वितर्क को सच्चाई खोजने के एक साधन है, तो ऐसे इलीगल गलत तरीके के भी तर्क वितर्क होते हैं जिसके निश्चित परिणाम नहीं होते, बल्कि वाक युद्ध होता है और वो कुछ होता नहीं है। इस तरीके से जॉन स्टुअर्ट मिल की जो स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा की जो आलोचना हुई है, यह आलोचना एक पक्ष हो सकता है, लेकिन इन आलोचनाओं में बहुत दम नहीं है। जॉन स्टुअर्ट मिल की जो स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा है, जिस ध्येय और जिस मंशा से उसने स्वतंत्रता की हिमायती किया है, वह मंशा अपने आप में काफ़ी प्रासंगिक है, और हर व्यक्ति, हर समाज, हर राज्य की उस मंशा की खोज होती है। और उस मंशा के तहत जिस स्वतंत्रता की कल्पना, जिस स्वतंत्रता की हिमायती जॉन स्टुअर्ट मिल करता है, उसका पुरजोर समर्थन दुनिया के सारे समाजों में, सारी सरकारों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग भी जॉन स्टुअर्ट मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा का प्रशंसा करेंगे और इसे काफ़ी महत्वपूर्ण मानेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल की यह अवधारणा समाप्त होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में उसकी राज्य संबंधी अवधारणा और सर्वोत्तम सरकार संबंधी अवधारणा की चर्चा करते हुए जॉन स्टुअर्ट मिल को हम लोग समाप्त कर देंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में नए विचारकों के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। धन्यवाद।